नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आगरा में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर है। साथ ही मैं आपको बता दें कि आगरा में इस केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, कई किलोमीटर तक आग की लपटें देखी जा सकती हैं। ये मामला थाना सिकंदरा इलाके के नेशनल हाईवे का है, जहां पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू में जुटी है। हाईवे पर सुधीर धर्मकाटे के पास राजेंद्र शर्मा की टॉप ब्लास्ट फैक्ट्री और केमिकल फैक्ट्री है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोपहर को 2 बजे के आसपास अचानक से धुआं उठता हुआ देखा गया। इसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया था। एसपी सिटी मौके पर है, कोई जनाने की खबर नहीं है अभी तक, और आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। दूर से ही इन लपटों को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हम आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है। आग लगने के कारणों का खुलासा हालांकि अभी नहीं हो पाया, लेकिन देखते ही देखते आग ने इस पूरी फैक्ट्री को अपने चपेटे में ले लिया। हालांकि दमकल की गाड़ियां मौके पर हैं, इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। और आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। ये आगरा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जहां पर एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की खबर सामने आ रही है। आग की वजह से दहशत का माहौल है मौके पर। पुलिस प्रशासन के साथ साथ दमकल की गाड़ियां इस आग को बुझाने की कोशिश लगातार कर रही हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी इस आग लगने को लेकर के इस वक्त? थाना सिकंदरा इलाके में जो NH2 है, वहाँ ये 2 फैक्ट्रीज हैं केमिकल्स की। जो 2 का सोल होता है, उसका यहाँ बनाया जाता था, उसकी फैक्ट्री अचानक इसमें आग लग गई। आग इतनी भीषण है कि लगातार आग के गोले निकल रहे हैं, वहाँ से धुआं भयंकर है, आसमान में काला धुआं छाया हुआ है। लगातार फायर ब्रिगेड गाड़ियां ने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आग बुझती अभी नजर नहीं आ रही। तो आला अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं, और जो एयरफोर्स है वहाँ भी फायर ब्रिगेड से बात की गई है। साथ ही मथुरा से भी कुछ फायर ब्रिगेड गाड़ियां मंगाई जाने की बात की जा रही है, क्योंकि आग बुझती नजर नहीं आ रही। लगातार 1 दर्जन जो फायर ब्रिगेड गाड़ियां हैं, इसे बुझाने का प्रयास कर रही है। फायर कर्मी लगी हैं, आला अधिकारियां मौके पहुंच गए हैं, तो लगातार बुझाने का प्रयास किया जा रहा है इसको। लेकिन संजय, इस फैक्ट्री के मालिक से कोई जानकारी मिल पाई है कि कितना केमिकल इस फैक्ट्री में था, किस केमिकल की फैक्ट्री थी और किस केमिकल ने यह आग पकड़ी है जिसको बुझाना इतना इस वक्त मुश्किल हो रहा है, एक चुनौती बना हुआ है? कहने का मालिक से बात नहीं हो पाई, लेकिन इतनी जानकारी जरूर मिल पाई। केमिकल था इसमें, जो शू बनाए जाते हैं, जूते बनाए जाते हैं, उसका जो सोल होता है, उसका ये केमिकल था। उस केमिकल की फैक्ट्री थी या तैयार होता था वो, उसमें ये आग लगी है। आग इतनी भीषण है कि पानी से वो बुझ नहीं पा रही। लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लगातार आग के गोले और जो धुआं है वो लगातार से निकलता जा रहा है। उस इलाके को खाली करा लिया गया है, क्योंकि दहशत फैल गई जिस प्रकार से आग लगी है। इतनी भीषण आग है, और जो लोग हैं आसपास के, उनको उनके मकान से उनको खाली करा लिया गया है। रोड को भी रोक दिया गया है, एक साइड के रोड को रोक कर वहाँ किसी को आने जाने नहीं दिया रहा है, और लगातार इस आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, इस आग की भयावहता, भीषणता को हम तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं संजय। लेकिन अगर मौके पर बात करें, कितनी दमकल यहाँ पर मौजूद है इस वक्त आग को बुझाने के लिए, और कौन कौन प्रशासन की तरफ से यहाँ पर पहुंचे हैं? दमकल की बात की जाए तो 1 दर्जन लगभग दमकल की गाड़ियां मौके मौजूद है। वो खाली होती है तो दोबारा भरने जाती है, उसके बाद दोबारा यहाँ पहुंचती है। आला अधिकारियों की हम बात की जाए तो यहाँ एसपी सिटी खुद मौजूद है, फायर ऑफिसर यहाँ मौजूद है, साथ ही जो सीओ छत्ता है वो मौजूद है, इंस्पेक्टर जो सिकंदरा वो मौजूद है। तो काफी आला अधिकारी यहाँ मौजूद है, क्योंकि आग इतनी भीषण है, इसकी भयावह देखते ही बनती है। और जो दूसरा साइड रोड है, वहाँ भी लोगों की भीड़ इकट्ठा, उसको भी हटाया जा रहा है, क्योंकि इस प्रकार की आग को जो देखा जा रहा है, लगातार इलाके में दहशत बनी हुई, उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन तय कर रहे हैं। जो आसपास के मकान है उनको खाली करा लिया जाए, और भी चीजें देखी जा रही है, कुछ इस प्रकार से आग लगातार भयावह स्थिति में आती जा रही है। चलिए संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, फिर से हम अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल इस आग को बुझाने की कोशिशें जारी है। वहीं आगरा से ही अगली खबर है। आपको बता दें कि ताज के दीदार का इंतजार अब लोगों का खत्म होने जा रहा है। 21 सितंबर से पर्यटकों के लिए ताजमहल खुल रहा है। एक दिन में सिर्फ 5000 पर्यटकों को यहां पर एंट्री मिलेगी। आगरा किला भी पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। बड़ी अपडेट और बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कोरोना की वजह से 6 महीने से ताजमहल बंद था, और ताज के चाहने वाले इसका दीदार अंदर से नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार अब ये अच्छी खबर है कि 21 सितंबर से ताजमहल खुल रहा है।
साथ ही साथ जो आसपास के ऐतिहासिक जगह हैं उनको भी खोला जा रहा है। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय, प्रेम की निशानी एक बार फिर लोग अंदर जाकर के देख पाएंगे। बिल्कुल कहने के जिस प्रकार 17 मार्च के बाद ताज को लॉकडाउन कर दिया गया, लगभग 6 महीने का समय हो गया, ताजमहल लॉकडाउन था, बाकी सारी चीजें खोली गई लेकिन ताजमहल को नहीं खोला गया। स्मारक भी खोले गए लेकिन आगरा फोर्ट और ताजमहल को नहीं खोला गया। अब अगले 21 सितंबर को ताजमहल को खोला जाएगा। कहीं ना कहीं जो ताज का दीदार करने वाले लोग थे, ताज का दीदार करने की हसरत रखने वाले जो लोग थे, वो शायद अब ताज का दीदार कर पाएंगे, क्योंकि ताज का दीदार लगभग पिछले 6 महीने से बंद था। इतना लंबा समय ताजमहल को बंद हुए पहली बार इतिहास में इस प्रकार का हुआ है कि इतने लंबे समय ताजमहल बंद हुआ है, ताजमहल लॉकडाउन हुआ है। तो कहीं ना कहीं ताजमहल अनलॉक होगा, उसके बाद जो उसके दीदार करने वाले प्रेमी हैं वो उसका दीदार कर पाएंगे। बिल्कुल संजय, लेकिन अगर कोरोना काल में यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं उनमें एहतियात कैसे आखिरकार बरते जाएंगे, तमाम तरह की व्यवस्थाएं कैसे होगी, इसे लेकर के भी कोई जानकारी, कोई गाइडलाइन जारी की गई है? कहीं ना कहीं पूरे गाइडलाइन, पूरे प्लान तैयार किया जा रहा है किस प्रकार से ताजमहल को खोला जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, मास्क लगाकर लोगों को अंदर भेजा जाए, क्या क्या व्यवस्थाएं कर सकते हैं, कितने लोगों को एक बार ताजमहल के अंदर प्रवेश करा सकते हैं, उसको लेकर एक खाका तैयार किया जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोरोना काल चल रहा है, उस कोरोना काल में ताजमहल को तो विदेशी पर्यटक भी यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है देशी विदेशी पर्यटक दोनों की पहली पसंद ताजमहल होती है आगरा आने के बाद। तो यहाँ पर्यटक पहुंचेंगे तो उसको लेकर खाका तैयार किया जा रहा है कि किस प्रकार ताजमहल का दीदार जो ताजमहल के प्रेमी उनको कराया जाए। संजय, ताज के साथ साथ बाकी की कौन सी ऐतिहासिक इमारतें, स्थल हैं, वो भी अब खुल जाएंगे और जो लोग खासतौर पर आगरा में आते हैं उनके लिए? 1 तारीख से ताजमहल के और जो फोर्ट है उसको नहीं खोला गया था, बाकी जो स्मारक है ऐतमाद सिकंदरा है और भी जो आराम बाग है, इन सारे स्मारकों को खोल दिया गया था, लेकिन ताजमहल और फोर्ट को नहीं खोला गया था। केवल 2 ही स्मारक ऐसे थे जिन पर लॉकडाउन लगा हुआ था, बाकी सबको अनलॉक कर दिया गया था। लेकिन अब जो 21 सितंबर की डेट रखी गई है, उस दिन ताजमहल और फोर्ट को दोनों को खोल दिया जाएगा पर्यटकों के लिए। तो बाकी स्मारक पहले से खुले थे, लेकिन सब पर जाता है जिस प्रकार से पर्यटकों का भी जो आवागमन है अभी उतना नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और लोगों में कहने की डर भी है लगातार, जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसको लेकर। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। कुशीनगर में एक शख्स की गोली मारकर हत्या की गई है, जिसके बाद आरोपी की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। मामला तरिया सुजान थाना इलाके के रामपुर बंगरा गांव का। मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है, साथ ही दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। बताया जा रहा है कि रामपुर बंगरा गांव के रहने वाले सुधीर सिंह अपने घर के सामने बैठा हुआ था, तभी गोरखपुर का रहने वाला एक शख्स उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा। फायरिंग में सुधीर सिंह की मौके पर मौत हो गई, लेकिन फायरिंग की आवाज सुनते ही ग्रामीण यहां पर पहुंच गए और इस आरोपी को घेर लिया। खुद को घिरा देखकर बदमाश ने हवाई फायरिंग की, लेकिन बेकाबू भीड़ ने आरोपी की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। गुस्सा इतना था कि पुलिस के आने के बाद भी इसे ये लाठी मारते रहे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को बचाने की कोशिश तो की, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें ये दिखाई दिया कि पुलिस भी मूक दर्शक ही नजर आई। कामयाब पुलिस नहीं हो पाई, भीड़ के आगे बेबस नजर आई। पुलिस ने सामने ही आरोपी की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी और मौके पर सीओ तमकुही राज की अगुवाई में पुलिस की टीम पहुंची थी। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल है, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। भीड़ तंत्र का खूनी इंसाफ कहें, लगातार अपराध का बढ़ता आंकड़ा उत्तर प्रदेश के लिए दोनों ही घातक हैं। इस वक्त कुशीनगर की तस्वीरें ये देखिए, पुलिस के सामने किस तरह से इस आरोपी की पीट कर हत्या करते हुए लोग देखे जा सकते हैं। उधर मैनपुरी में एक युवक की पीट कर हत्या करने का वीडियो वायरल हुआ है। युवक पर 11 साल की बेटी को बचाने का आरोप लगाकर हैवानियत की सारी हदें पार की गई है। बेटी को बेचा गया था। वीडियो में युवक की जमकर पिटाई की जा रही है। बीते 6 सितंबर की शाम को युवक बुरी तरह से बेरहमी से उसकी पिटाई के बाद जिला अस्पताल में इसे भर्ती करवाया गया था, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया। पूरी घटना मैनपुरी सदर कोतवाल इलाके के मोहल्ला खरगजीत नगर की है। इधर अपने पिता की मौत के बाद 11 साल की मासूम बेटी और परिजनों का रो कर बुरा हाल है। घटना की जांच पुलिस कर रही है। एसपी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात की है। मैनपुरी की घटना कई सवाल खड़े करती है। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है।
लोगों ने एक युवक पर अपनी बेटी को बेचने का आरोप लगाते हुए उसकी जमकर पिटाई की और मौत के घाट उतार दिया। सही जानकारी मिली, हमारी भतीजी है वो जो करी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पढ़ने के लिए ले जा रहे। हत्या कैसे की गई आपके भाई की? वो तो यहाँ के लोग जाने कैसे की है, मैं तो गाँव रहता हूँ ना, मुझे मारपीट बताइए कि मारपीट की है उन लोगों ने। यह प्रकरण थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी का है। इसमें कल शाम को मारपीट की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी और इस सूचना पर पुलिस ने एक व्यक्ति सर्वेश कुमार को तत्काल वहां से ला करके जिला अस्पताल में एडमिट कराया था। आज सूचना मिली कि उक्त सर्वेश कुमार की मृत्यु हो गई है जिला अस्पताल में, और उसी समय हमें एक वीडियो हमारे संज्ञान में आया जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि 5 लोग उन सर्वेश कुमार की पिटाई करते नज़र आ रहे हैं। उस वीडियो को तत्काल संज्ञान में लेकर के उसमें पहचान कराई गई और 5 में से 4 लोगों को पुलिस ने तत्परता से हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ जारी है। जानकारी मिली है, लड़की सही जानकारी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, क्या आखिरकार किन लोगों ने यहाँ पर ये पिटाई की, क्यों की? देखिए, ये बहुत बड़ी घटना अपने आप में निकल के आई है। एक 30 साल का युवक है जो जनपद फिरोजाबाद के सिरसागंज इलाके का रहने वाला है, जो मैनपुरी में किराए पर रह रहा था। आपको बता दें, लोगों को ये शक था कि इसने अपनी बेटी को बेच दिया और उसी शक को लेकर के उसी शक में इस व्यक्ति को पकड़ लिया गया और पकड़ के इसको बुरी तरीके से लाठी डंडों से, लात भूसों से बुरी तरीके से पीटा गया। इसको नंगा करके पीटा गया, मतलब बेरहमी की जो सारी हदें थी वो पार कर दी गई। और उसके बाद इसको गंभीर हालत में इसको जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई है। और जो पूरा मामला है उसमें 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और जो वीडियो सामने आया है वो बेहद विचलित करने वाला है, हैरान करने वाला है कि एक ऐसी क्या इन लोगों को वजह दिखाई दी। हालांकि ये एक चीज निकल के सामने आ रही है कि वहां पर जिस जगह पे ये वारदात हुई है, जिस जगह की ये घटना है, वहां पर जो शराब की बोतलें हैं वो देखने को मिली हैं। और ये बात पहले से भी सामने आ रही थी कि ये नशे की हालत में कुछ लोग थे, उनके द्वारा इसकी बेरहमी से पिटाई की गई और पिटाई के बाद मरणासन हालत में उसको कर दिया गया। उसके बाद जिला अस्पताल लाया गया, वहाँ इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई है। पूरे मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस पूछताछ कर रही है और जो जिले के एसपी हैं वो मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। जी, लेकिन मनोज, जो तस्वीरें उस वीडियो जो कि सामने आया उसको हम देख रहे हैं, कोई भीड़ नहीं है, कुल 5-6 लोग हैं जो पूरे ये समझा जाए क्या इस पूरे मामले को कि पूरा षड्यंत्र बना करके इस युवक पर हमला करते हैं, ये अफवाह फैलाते हैं, बेटी को बेच दिया और उसको मौत के घाट उतार देते हैं? देखिए, बिल्कुल इसमें 4 से 5 लोग करीब हैं जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, जो बेरहमी से इसकी पिटाई कर रहे हैं। और षड्यंत्र कहें या क्या कहें इस चीज को, या इतनी बड़ी वजह अगर होती सामने निकल के आने वाली तो एक षड्यंत्र माना जा सकता था। इसमें आखिर क्या वजह है ये, इसमें पुलिस को कहीं ना कहीं काफी तह तक जाने की जरूरत है कि जो आरोप लगा करके इस शख्स को पीटा गया, बेरहमी से इसको मौत के घाट उतार दिया गया, वो समझ में नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं इसमें पुलिस को कहीं ना कहीं गहराई से पड़ताल करने की जरूरत है, गहराई से जांच की जरूरत है। क्या इन आरोपियों की पहचान सामने आ पाई है कि कौन ये है जो इस तरह से सरेआम हत्या कर रहे हैं? 4 लोग जिनकी गिरफ्तारी की बात आप कर रहे हैं। देखिए, 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और जो जिले के एसपी हैं वो ये कह रहे हैं कि जो शख्स वीडियो में दिखाई दे रहे हैं उन्हीं में से 4 लोगों को उन्होंने हिरासत में लिया है। हालांकि उन्होंने पूरी तरीके से ये पुष्टि नहीं की है गिरफ्तारी की, हिरासत में लेने की बात कही है उन्होंने। और ये कह रहे हैं कि पूछताछ की जा रही है पूरे मामले में और जाँच की जा रही है। जाँच के बाद जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना अस्पताल में मरीज को जरूरी सुविधाएं देने के नाम पर वसूली करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। अस्पताल के नर्सों और वार्ड बॉय मरीजों तक को खाने पीने के सामान और दवाइयां पहुंचाने के लिए सैकड़ों रुपए की वसूली करते हैं। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि अस्पताल का मेडिकल स्टाफ पीपीई किट पहनकर पैसे ले रहा है और उसके बदले सामान अंदर पहुंचाया जा रहा है। ये वीडियो कोरोना वार्ड में भर्ती होने के बाद मौत का शिकार हुए एक मरीज के बेटे ने बनाया है। ये मामला मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का है। उत्तर प्रदेश में किस तरह से कोरोना महामारी को कुछ लोग
इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बहुत कुछ कहती है कि कैसे आखिरकार इस आपदा में, इस महामारी के वक्त भी कुछ लोग मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। वे लोग जिनको शासन प्रशासन की ओर से यहाँ पर तनख्वाह दी जाती है, नियुक्त किया गया था कि लोगों की सहायता कर पाएंगे, उनको कोरोना वार्ड में ठीक कर पाएंगे, उन्हीं लोगों की ओर से इस करतूत को अंजाम दिया जाना बेहद गंभीर है। सही है। एक्चुअली में स्वरूप रानी हॉस्पिटल इलाहाबाद का वीडियो है। इस हॉस्पिटल में भी मेरे पापा को कुछ कोरोना के सिम्टम्स दिखे थे, तो हम उनको यहाँ पे लेके आए हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए। उनको बिना टेस्ट किए आईसीयू वार्ड में डाल दिया गया और ये बता दिया गया हमें कि इनको कोरोना हुआ है, जबकि वो रिपोर्ट हमें 5 तारीख को मिली है। इसके बाद हमें पापा को जूस पहुंचाना होता था, 50-50 रुपए का जूस पहुंचाना होता था, तो उसके लिए हमें उनको 500 से 1000 रुपये देने होते थे। 7 तारीख तक हमने किसी भी तरीके से पैसे वैसे दे के सब कुछ सेट करके रखा हुआ था। 7 तारीख को इनके वार्ड बॉय। चलिए आगे बढ़ेंगे। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में अवैध वसूली और लापरवाही के कारण बुजुर्ग लक्ष्मी नारायण की मौत हो गई है। उनके बेटे सतीश शर्मा ने कोरोना काल को भ्रष्टाचार के अवसर में बदलने वाले कर्मचारियों का वीडियो बना करके वायरल किया है। आप भी देखिए। स्वरूप रानी हॉस्पिटल में अभी कुछ दिन पहले मतलब 2 अगस्त को मेरे पापा को कोरोना के कुछ सिम्टम्स दिखे थे, तो हम उनको कोरोना का इन्फेक्शन और ना फैले तो इसलिए हम उनको हॉस्पिटल लेके आए थे, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल एडमिट करने से मना कर दिया था। क्या हुआ कि उनका कोरोना का चेकअप हुआ नहीं हुआ, उनको कोरोना के आईसीयू वार्ड में डाल दिया गया। लेकिन रिजल्ट आने के पहले पहले इन्होंने कोरोना वार्ड में पता नहीं क्यों डाल दिया, ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आया। उसके बाद इनके यहाँ जैसे पापा को अंदर कुछ सामान पहुँचाने के लिए हो, जूस पहुँचाने के लिए हो या फिर गर्म पानी पहुंचाने के लिए हो, उसके लिए हमें 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, इस तरीके से एक दिन में कम से कम नहीं तो 6 से 7 हज़ार रुपये हम बांट दिया करते थे। हम खुद अपना पीपी किट्स 1600 रुपये का खरीदे और हम खुद कोरोना वार्ड में गए। अब चूंकि पापा ओवरवेट थे, उसके बावजूद भी हम उनको उठाए किसी भी तरीके से। उठाते समय उन लोगों ने हमसे बोला कि कोई ले जाने की ज़रूरत नहीं है, 1 घंटे में एक्सपायर हो जाएंगे, 1 घंटे के मेहमान है। लेकिन हमने अपने रिस्क पे उनको उठाया और एम्बुलेंस पे रखा और लेके गया लखनऊ हॉस्पिटल KGMU में। KGMU में ले जाते समय यानी रास्ते में ही हमने उनको इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग किया कि उनका ऑक्सीजन सिचुएशन हॉस्पिटल में 35 से 40% के बीच में था और लखनऊ पहुँचते पहुँचते 71% हो गया। यानी वो बातचीत करने लगे, उसका भी प्रॉपर वीडियो है। KGMU लेके गया, वहाँ पे 13 तारीख को उनकी कोविड की रिपोर्ट आई, वो नेगेटिव आई और 16 तारीख को फिर वहाँ के डॉक्टर ने ये बताया कि इनका एकदम से अंदर से लंग से इन्फेक्शन हो गया और किडनी खराब हो गई और 16 तारीख की अगस्त में वो शाम को 7 बजे एक्सपायर कर जाते हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर के कई तरह के सवाल सामने आ रहे हैं। आखिरकार पीड़ितों की ओर से यह आरोप लगाया गया कि कैसे अस्पतालों के भीतर कोरोना महामारी के दौरान ये पूरा खेल चल रहा है और इसी को लेकर के कई आरोप लगाए हैं। वहीं कोविड-19 अस्पताल में मरीजों से वसूली का वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल से जुड़े जिम्मेदार लोग बैकफुट पर हैं, उन्हें कोई जवाब देते उनसे नहीं बन पा रहा है। ये जब हम पूरी सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं तो उनको इस तरह की कोशिश नहीं करना चाहिए कोई चीज़ भिजवाए, लेकिन फिर भी अगर कोई आवश्यकता है हमसे मिलते जरूर, हम उनको हर समस्या सुनते हैं। हमारी टीम, मैं स्वयं रात 1 बजे तक तो मैं वहीं ऑफिस से बगल में बैठता हूँ, टीम बैठती है और परिजन के और उनके साथ, उनके लोगों के साथ में उनसे बात की जाती है, हमेशा उनसे पूछा जाता है, कोई समस्या हो सॉल्व करते हैं। फिर भी अगर ऐसा किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है, जो भी होगा उसके हमने आज ही जांच कमेटी बैठा दिया है। 3 सदस्यीय वाइस प्रिंसिपल, कोविड के सुपरिटेंडेंट और हमारे यहाँ के SIC प्रमुख अधीक्षक की एक कमेटी गठित कर दी गई है। इस बात को इतनी गहनता से जांच करें और जरा कोई भी लापरवाही है, किसी भी गलती है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उधर इस मामले के तूल पकड़ने के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर SP सिंह की तरफ से जांच टीम गठित करने की बात कही जा रही है। हमारे संवाददाता संदीप तिवारी की रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर को धरती का भगवान माना जाता है और इस कोरोना काल में हर कोई आंख बंद करके डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ और जो भी मेडिकल स्टाफ होते हैं उन पर भरोसा करता है। लेकिन अगर उन्हीं की तरफ से लापरवाहियां देखने को मिले और तमाम मरीजों और तीमारदारों के साथ दुर्व्यवहार देखने को मिले तो ये बेहद दुखद पहलू है। स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जो वहां का स्टाफ है वो तीमारदारों से उनके मरीजों तक सामान पहुंचाने के लिए पैसे ले रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बिना पैसा दिए आप अपने मरीज तक कुछ भी पहुंचा नहीं सकते, चाहे वो जूस हो, दवाइयां हो, कपड़े हो या अन्य आवश्यक वस्तुएं। फिलहाल ये वीडियो वायरल हो चुका है, अब इस पे जांच की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन क्या
इस पर कोई कार्रवाई होगी? क्या स्वास्थ्य विभाग और महकमा इस बात को ध्यान देगा? क्योंकि इसके पहले भी स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय के बारे में तमाम पहले भी इस तरीके की अफवाहें आती रही हैं और एक वीडियो भी इसके पहले वायरल हुआ था जिसमें एक मरीज जो कि तड़प रहा था लेकिन उसको स्ट्रेचर नहीं मिला और किसी तरीके से जब उसके परिजन उसको अंदर लेकर पहुंचे तो उसकी मौत हो गई। उस पर भी कोई भी कार्रवाई फिलहाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं किया गया। अब ये वीडियो आया है जिसमें एक मरीज भर्ती था, मौत हो गई उसकी बाद में लखनऊ जाने पर, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और उनका ये महकमा स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय की इस लापरवाही पर क्या करेगा, ये देखने वाली बात होगी। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे और साथ ही साथ जो पीड़ित हैं सतीश शर्मा वे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों का बारी बारी से हम रुख करेंगे। सबसे पहले संदीप के पास चलते हैं। संदीप, आखिरकार क्या कहा जाए, इस तरह का जो वीडियो सामने आया है, तमाम जो चीजें सामने आ रही है कि ये हो क्या रहा है? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है और जिस तरीके से वहाँ का स्टाफ एक पीड़ित जो कि पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान है उसको और जो है परेशानी में डाल रहा है, क्योंकि उसको अगर थोड़ी सी भी कोई छोटी सी चीज अपने लोगों तक पहुंचानी है तो उससे बिना पैसा दिए उसके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है कि जैसे वो वहाँ पर जो है किसी अन्य कारण से, जबकि वो खुद पहले से ही इतना ज्यादा परेशान है, इतना ज्यादा पीड़ित है कि वो कुछ भी उसकी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये इस तरीके का वीडियो सामने आया है, आपने जो है वहाँ के प्रिंसिपल साहब को भी सुना कि किस तरीके से वो कह रहे हैं। एक बात इसमें सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि सतीश ने शुरू से ही कहा कि उन्होंने शिकायत की, उन्होंने प्रिंसिपल साहब से खुद बात की, उनको सारी चीजों से अवगत कराया, उन्होंने कहा कि ठीक है इसका हम ध्यान। वहीं दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मुझको कुछ भी नहीं बताया गया, मेरे संज्ञान में कोई बात नहीं लाई गई। तो कहीं ना कहीं ये जो स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज का ये अस्पताल जो है स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय, इसमें इस तरीके की तमाम जो है आए दिन गलतियां देखने को मिलती हैं, आए दिन लोगों को इस तरीके की असुविधाओं से जूझना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ कोई सुधार फिलहाल दिख नहीं रहा। अब इसके बारे में क्या है, जांच की बात कही जा रही, कितनी जांच की जाएगी, किस तरीके से यहाँ लोग जो है लोगों को बताएंगे कि हाँ उन्होंने कार्रवाई की, फिलहाल अब ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अब तक जो पिछले जो रिकॉर्ड रहे हैं वो बेहद ही खराब रहे हैं। बिल्कुल संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। सतीश शर्मा जो पीड़ित हैं वो भी हमारे साथ हैं। सतीश, क्या हुआ था, संक्षेप में आप बताएंगे, क्यों आपको ये वीडियो बनाना पड़ा, क्या आपने ये वीडियो बनाया है? सर, सबसे पहले तो मैं बेसिकली यही कहना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं, यहाँ पे मरीज का अगर प्रॉपर इलाज हो रहा है तो हमें निकालने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उनको यहाँ से हम लखनऊ के लिए शिफ्ट किए। सेकेंड चीज ये कि 2 तारीख को इन्होंने जो कुछ भी किया, कोरोना पॉजिटिव थे, निगेटिव थे, एटलीस्ट 3 या 4 तारीख तक रिपोर्ट तो हमारे हाथ में देना चाहिए था। 5 तारीख को इनका जो सैंपल जहाँ पे जाता है, जिस मेडिकल माइक्रो लैब में जाता है, मैं जबरदस्ती शोर सिफारिश और प्रेशर करने के बाद वहाँ पे जाता हूँ, तब वो रिपोर्ट हमें मिलता है। और रिपोर्ट मिलने के पहले हमसे ये पूछा जाता है कि क्या आपके पापा कोरोना वार्ड में हैं, उसके बाद उस रिपोर्ट को पॉजिटिव किया जाता है वहां से। क्या पता पापा का 5 तारीख के रिपोर्ट आने के पहले 2 तारीख को उनको कोरोना वार्ड में इन लोगों ने ठेल लिया, तो कोरोना वार्ड में जाने के बाद ही वो संक्रमित हुए हों। हाँ। और सर वार्ड बॉय अगर पैसे नहीं लेते थे या फिर वार्ड बॉय सब कुछ अगर अच्छा चल रहा था, तो ये जो वीडियोज हैं ये हमारे पापा एडमिट थे उस दौरान, जबकि मैंने डर आपने शिकायत की थी इस पूरे मामले को जाकर के, प्रिंसिपल कह रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है। उनको पता सर 9 तारीख को इसी वीडियो के दम पे, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को कहीं से भी डिस्चार्ज करना पॉसिबल नहीं होता है और क्योंकि ये LCB स्टेज स्वरूप रानी हॉस्पिटल है, तो अगर मैंने शिकायत नहीं करा होता और इनके संज्ञान में ये मामला नहीं होता, या फिर हमने अगर इनको ये नहीं बताया होता कि 2 तारीख से 9 तारीख तक का सारा वीडियो हमारे पास है, अगर पापा को डिस्चार्ज नहीं किए यहाँ से तो हम ये वीडियो वायरल करेंगे। और उसी वीडियो और ब्लैकमेलिंग के दम पे हमने पापा को यहाँ पे 9 तारीख की रात में डिस्चार्ज किया है। और सबसे बड़ी बात सर, मैं किसी के अपोजिट नहीं हूँ, अगर इनको नहीं पता है मैं इस चीज से भी एग्री होता हूँ कि इनको कुछ भी नहीं पता था। हाँ। लेकिन जो 9 तारीख की रात में जो नाइट शिफ्ट के डॉक्टर थे, 8 तारीख की रात में जो नाइट शिफ्ट के डॉक्टर थे, उनकी बदतमीजी, शायद कोई डॉक्टर साहिल करके इनके यहाँ था, या फिर जितने भी वार्ड बॉय होते थे वो सोते रहते थे। मैं 12 बजे रात से वहीं स्वरूप रानी के मेन गेट के बाहर एक बजरंगबली की मूर्ति थी, रात दिन वहीं पे सोता था। बारिश होती थी तो मैं हॉस्पिटल के नीचे जाता था। अस्पताल में CCTV कैमरे लगे हुए हैं?
मे भी सर लगा होगा, अब वो तो अब हॉस्पिटल जाने कि लगा है नहीं लगा है, बट पापा को जो तड़पने की आवाज है, सपोज दैट अगर 12 बजे रात पापा का अगर ऑक्सीजन निकल जाता था या कुछ उनको तकलीफ होती थी, हाँ। तो मैंने उनको मोबाइल दिया हुआ था। और आपको मोबाइल में आपको उनसे अंदर जूस पहुंचाने के भी पैसे लेते थे? हाँ, पैसे लेते कितना? थे। और एक बार अगर जूस लेकर के आप गए तो कितने पैसे देने पड़ते थे एक बार में? सर वो डिपेंड ऑन सिचुएशन कि कौन सा वार्ड हुआ है, और 50 रुपए का जूस है तो वो 200 पे जा रहा है। अगर 200 दोपहर वाला नहीं ले रहा है तो शाम वाला 500 ले रहा है, शाम वाला 500 नहीं ले रहा है। ये हालत है। एक कमेंट इस पर संदीप, क्या कार्रवाई होने की उम्मीद आपको दिख रही है प्रिंसिपल से लगा करके तमाम अधिकारियों की बात करें तो? संदीप जल्दी से। संदीप जो हेलो, हाँ संदीप, क्या कार्रवाई होने की उम्मीद है? देखिए जिस तरीके का पिछला रिकॉर्ड है अगर उसको देखें तो उम्मीद ना के बराबर ना है, के लेकिन बराबर अब है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका भी, सतीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर के इस तरह की घटनाएं मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। इंडिया न्यूज मांग करता है कि कोरोना महामारी के भीतर इस तरह से अगर लोगों को परेशान किया जा रहा है तो इन पर जरूर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। शासन इस पर संज्ञान ले, प्रशासन इस पर संज्ञान ले। ऐसे प्रिंसिपल से लगा करके वार्ड बॉय या बाकी के कर्मचारी जो इस संलिप्तता में लिप्त हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन के आला अधिकारी हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं, लेकिन लगातार हम मानवता के हितों से जुड़ी हुई खबरों को दिखाने के लिए और सामाजिक सरोकारों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती अब सौंफ फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। उसके पास एक बंदूक। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। कूका तुलसी गिलोय अर्क, इसमें तुलसी के साथ गिलोय भी है। इसका रोजाना इस्तेमाल आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। कूका तुलसी गिलोय हमारी इम्यूनिटी के लिए। वीको टर्मरिक WSO स्किन क्रीम पाउच के साथ पाइए 20 ग्राम वीको वज्रदंती पेस्ट केवल 6 रुपए में। अब त्वचा चमके खूब, दांत भी रहे मजबूत। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। बाहर आने जाने वाले हर 4 लोगों में से एक के हाथों में कीटाणुओं के अंश रह जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picad। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। स्वप्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। 21 सितंबर से पर्यटकों के लिए खुलेंगे ताजमहल और आगरा किले के दरवाजे। सिर्फ 5000 पर्यटकों को मिलेगी एंट्री। 6 महीने से बंद थी मोहब्बत की निशानी। आगरा में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लपटों को देखकर लोग दहशत में, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू में जुटी।